कि मैं उन सब भाइयों का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं अब इस लड़ाई में हम मर तो सकते हैं लेकिन रुक नहीं सकते। बहुत दुष्प्रचार होंगे, बहुत कुछ कहा जाएगा, बहुत तरह की बातें होगी। आप एक बात याद रखना कि जब तक हैं तब तक आप हैं। जिस दिन नहीं रहेंगे उस दिन आप अपने आप सोच लेना क्या कर लेंगे। जब तक हैं तब तक आपके और जब तक रहेंगे तब तक आपके रहेंगे। फिर आपको बहुत जिम्मेदार से कह रहा हूं, इस भाईचारे को टूटने मत दो। जो प्रयास यहाँ के साथियों ने किया इसको मजबूत करो, तभी तो लड़ पाओगे सामंतवादी को। कैसे लड़ोगे बताओ? कैसे दिलाओगे प्रिया मौर्य को न्याय? कैसे दिलाओगे सीएम मौर्य को न्याय? कैसे दिलाओगे दिलीप सैनी साहब को न्याय? कैसे? कोई रास्ता है? आप सबने मुझे बहुत प्यार से सुना, बड़े अनुशासन में सुना। बहुत सारी बहनें माएँ भी यहाँ पहुंची हैं। मंत्री, उप मुख्यमंत्री या जो मंत्री बनाए हैं ये सिर्फ इस समाज की वोटें लेने का काम कर रहे हैं। इस बात का जवाब भी सरकार को देना पड़ेगा। अभी तो जातिवार जनगणना पे सवाल पूछा जाएगा कि जातिवार जनगणना कब शुरू करा रहे हो। अभी तो बहुत सब कुछ पूछना है। अभी तो ये भी पूछना है कि आपने प्रधानमंत्री जी 2014 की सरकार में आने से पहले कहा 2013 में कि मंडल कमीशन की सभी सिफारिशें लागू करोगे। वो मंडल सभी कमीशन की सिफारिशें कब लागू होंगी? मैं तो पूछना चाहता हूं, जातिवार जनगणना कब होगी? मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू कब होगी? और अभी तो गौर से सुनना, अभी तो निजी क्षेत्रों में आरक्षण लेना है। मेरी बात को अभी आप करो सरकारी क्षेत्रों में निजीकरण करके आरक्षण खत्म। अगर हम में दम होगा बहुजन समाज के लोगों में, निजी क्षेत्रों में आरक्षण लेके दिखाएंगे सरकार से। और अगर ये वास्तविकता में बहुजन समाज ठान ले तो मैं लिख के देता हूं, किससे मांगना भाई? लोकतंत्र है, जिसके पास वोट है उसकी ताकत है, जिसके पास ताकत है उसके कलम में अधिकार है, और जिसके पास अधिकार है उसकी कलम में इतनी पावर है कि कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं, बस कलम चलाओ, अधिकार ले लो। ये देश अभी संविधान से चल रहा है। मौका है आपको, अपनी ताकत को पहचानो, एकजुट हो जाओ। और एकजुट होके मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करूंगा, जो साथी यहाँ बैठे हैं उन सबका। लेकिन मैं आपसे आग्रह भी करूंगा, मैं आया अपनी बात रख के चला गया, मुझसे पहले अच्छे अच्छे वक्ताओं ने अपनी बात चले गए, आप घर जाके सो गए, उसी गड्ढे में कर गए। इससे कैसे बदलाव होगा? जब तक आप सिपाही बन के, समर्पित कार्यकर्ता बन के गाँव गाँव जाके भाईचारा कायम नहीं करोगे तब तक बात कैसे आगे बढ़े? भाई बहुत सारे लोग हैं जो अंधकार में हैं, उनको निकालने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम नहीं करेगा तो दुश्मन करेगा। दुश्मन का अपनी विचारधारा में उनको लेके जाएगा। हमें चाहिए कि हम उनसे पहले उन तक पहुंच के उनको निकाल के इस मुख्य समतावादी, समानतावादी, मैत्रीवादी, इस अधिकारों के साथ, आत्मसम्मान के साथ जीने वाली विचारधारा में लाने के लिए उनको तैयार करें, उनको सच बताएं कि सच क्या है। मैं आपसे बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, एक पत्र मेरे पास है आंगनबाड़ी बहनों का, शायद वो यहीं कहीं बैठी है, उन्होंने मेरे पास पत्र दिया है। मैं उनको विश्वास, आपने पार्लियामेंट में सुना भी होगा, मैंने आंगनबाड़ी बहनों के वेतन वृद्धि की मांग उठाई, मैंने भोजन माताओं के वेतन वृद्धि की, मैंने आशा बहनों के वेतन वृद्धि। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये निकम्मी सरकारों को पहले तो हम नाक पे दम कर देंगे, और अगर ये फिर भी नहीं मानी तो मैं आपको वचन देकर कहता हूं, मेरी बात याद रखना, हमें मौका मिलेगा तो मिनिमम 21,000 रुपए वेतन हम जो है आशा आंगनबाड़ी बहनों को दिलाने का काम करेंगे। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। मैंने पीआरडी के जवानों की आवाज उठाई, होमगार्ड भाइयों की आवाज उठाई, मैंने चौकीदार भाइयों की आवाज उठाई, मैंने ग्राम सेवकों की आवाज उठाई, मैंने पार्लियामेंट में पुलिस के कर्मचारियों की 8 घंटे, और मैं लिख के देता हूं, ये पुलिस के कर्मचारी खड़े हैं। 2 साल के अंदर आप देखना हमारा काम चल रहा है। जिस दिन से पार्लियामेंट में गए हैं उस दिन से लगातार हम उस पर काम कर रहे हैं, और आप देखना, मैं आज नहीं कहता, अगले आने वाले 2-3 साल के अंदर मॉडर्नाइजेशन होगा और 8 घंटे की ड्यूटी हम लोग पुलिस के साथ भी करा के रहेंगे। इस बात का भी आप लोग सप्ताह में 1 दिन छुट्टी के लिए भी हम लोगों ने जो है उस रिपोर्ट में, जो रिपोर्ट बन रही है उसमें प्रस्ताव रखा है, और ये जो वेतन मिशन है आपकी उसको भी दूर कराने का, और जो बॉर्डर स्कीम है इसको भी खत्म कराने का प्रस्ताव हमने रखा है। हम सबके लिए कोशिश कर रहे हैं। मेरा भाई अमरेंद्र यहाँ बैठा है। उत्तर प्रदेश की सरकार की सच्चाई ये है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के बच्चे दलित पिछड़े वर्ग के
कई कई साल से खून के आंसू रो रहे हैं और आंदोलन करने जाते हैं तो लाठियों से पीटते हैं, हाथ तोड़ देते हैं, आंसू भी निकालने नहीं देते, वापस उठा के भेज जाते हैं, कभी जेल भेज देते हैं। अभी इनको जेल भेज दिया, मेरे पास संदेश आया कि भाई इनको जेल भेज दिया है, भेज दिया था, आगे कुछ कर रहे थे, भेज दिया था। फिर खबर आई कि बहुत मुख्य धारा लगाने की बात कर रहे हैं। मैंने ट्वीट करके कहा कि अगर वो मतलब शिक्षक भर्ती के बच्चों को परेशान करने का काम करोगे तो मैं लखनऊ में आकर बैठ के धरना देने का काम करूंगा। फिर रात को मुझे खबर आई कि इनको छोड़ दिया गया है। मैं तो पूरी कोशिश करता हूं, पुलिस की भर्ती का घोटाला उसके बाद हम लोगों ने उठाई, फिर जब वो भर्ती 6 महीने में कराने की बात की गई थी और नहीं कराई, उसके लिए मैंने मुख्यमंत्री को लेटर लिखा। अभी सफाई कर्मचारी नियमित हो रहे हैं, अभी लेटर आए कि नियमित कर रहे हैं, उसके नियमितीकरण की आवाज मैंने उठाई और शहरी विकास मंत्री को मैंने पत्र लिखा। लगातार जिसकी समस्या मेरे पास आती है, हमारा किसी भी माध्यम से संगठन के उनकी आवाज को उठाने का काम करता हूं। और अभी तो 2 ही सेशन हुए। कल मुझे किसी ने कहा, एक पत्रकार ने पूछा कि भाई वो आपके मामले MP MLA कोर्ट में चले गए हैं, अब क्या करोगे? तब मैंने कहा भाई आज ये लोग मेरी संस्था, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो सड़क का आदमी हूँ। वहां तो मेरे ऊपर जिम्मेदारी है कि मैं पार्लियामेंट में हूँ, लेकिन मैं तो सड़कों पे काम करना चाहता हूं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप याद रखना, जनवरी फरवरी खत्म होने दो, मार्च से शुरू करेंगे, 15 मार्च से 16 मार्च से, आप मेरी बात को याद रखना। और उत्तर प्रदेश का कोई कोना नहीं छोड़ेंगे, जाने जाएंगे, हर एक गांव तक, हर एक कस्बे तक, हर एक तहसील तक पहुंचने का काम करेंगे। और जमीनी तौर पे जो है बहुजन समाज में भाईचारा पैदा करने का काम करेंगे। आप रूखी खिलाओगे रूखी खाएंगे, आप सूखी खिलाओगे सूखी खाएंगे। कोई 5 स्टार होटल नहीं चाहिए, कोई महल नहीं चाहिए, कोई पनीर नहीं चाहिए, पकवान नहीं चाहिए। आप चटनी से खिलाओगे तो चटनी से खाएंगे। किसान के बेटे अपने अपने हैसियत को जानते हैं। आप जैसे रखोगे, आप सूखे में रखोगे तो सूखे में रहेंगे, आप गीले में लिटाओगे तो गीले में रहेंगे। कोई मांग नहीं करेंगे, लेकिन आपसे ये बात जरूर लेके आपके बीच में आएंगे कि अब इस तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने की तैयारी कर लो, क्योंकि अब इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अगर बुलडोजर और तमाम तरह से जो परेशानी आपके सामने खड़ी की जा रही, आप ये देखिए, ये बुनियादी बात मैं आपसे कर रहा हूं। 70 साल पहले जो लोग उत्तर प्रदेश में, देश में कई जगह जिनके पास जमीनें नहीं थी, वो स्थापित हो गए हैं। आजादी से भी पहले जो वहां रह रहे हैं, आज उनके मकान पक्के बन गए। नए नए ऑर्डर आते हैं कि भाई ये बस्ती तो अवैध है, इसको खाली करो, खाली करो। सरकार का काम बसाने का होता है, सरकार का काम उजाड़ने का नहीं होता। क्योंकि जहां दलित पिछड़े वर्ग के लोग रह रहे हैं, मुस्लिम समाज के लोग रह रहे हैं, वहीं की बस्तियां उजाड़ी जा रही है। जहां इनके चहेते रह रहे हैं, वहां की बस्तियों को छुआ नहीं जा रहा है। ये लखनऊ में भी हुआ, हमने अपनी आंखों से देखा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, सतगुरु रविदास जी महाराज ने कहा था, मेरी इस बात पे गौर करना। एक बार ऐसी सभा में उनके एक अनुयायी ने पूछा कि भाई गुरुजी हम इतना संघर्ष करते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, लेकिन हमें सुख शांति का जीवन क्यों नहीं मिलता? गौर करना नौजवान, मेरे नौजवान बहादुर साथियों, इस पे गौर करना। तो सतगुरु जी ने कहा, रविदास मानु सुखी बसनु सुकर है दो ठाव, एक सु स्वराज माही दूसर मरकट गांव। कि भाई अगर सुख शांति का जीवन चाहिए तो 2 ही रास्ते हैं। जीते जी सुख शांति मिलेगी, स्वराज माही अपने राज में अपना राज लाओ, और मरने के बाद मिलेगी शमशान घाट में, कब्रिस्तान में। नीरज भाई कह रहे थे कि गया हुआ बताता नहीं, क्या कहते भाई, मरा हुआ आता नहीं, जिंदा जाता नहीं और मरा हुआ बताता नहीं। तो सुख शांति चाहिए, जीते जी तो राज लाना पड़ेगा, बिना राज के अलावा कोई रास्ता नहीं है। और ये बात बाबा साहब अम्बेडकर भी कह के गए हैं कि पॉलिटिकल पावर द मास्टर की। आपकी सारी समस्याओं का हल सत्ता है, सत्ता लाओ, राज लाओ, तभी जाके बदलाव होगा। और जब उनसे पूछा गया कि राज कैसा होना चाहिए, राज तो अभी भी चल रहा है, डबल इंजन की सरकार का, तीसरी बार का राज तो अभी चल रहा है। राज कैसा होना चाहिए, इस बात को भी सुन लो। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबनु अन्न, और छोटे बड़े से सब संबसे रविदास रहे प्रसन्न। कि राज ऐसा होना चाहिए जहां कोई छोटा बड़ा ना हो, जहां कोई ऊंच नीच ना हो, जहां कोई भेदभाव ना हो, जहां किसी बहन बेटी का अपमान ना हो, जहां खाने के लिए अन्न की, तन ढकने के लिए कपड़े की और छत ढकने के लिए छत की दिक्कत ना हो, पीने के लिए पानी की दिक्कत ना हो, जहां कोई बहुत अमीर ना हो कि गरीबों का मजाक उड़ा सके, जहां कोई इतना गरीब ना हो कि रोटी के लिए मोहताज हो, सब लोग बराबर हो, ऐसा राज आना चाहिए। और 600 साल पहले
उन्होंने मेरे पार्लियामेंट में कहा था, 600 साल पहले उन्होंने कहा कि बेगमपुरा राज लाओ, बेगमपुरा शहर बसाओ। बेगमपुरा का मतलब होता है बिना गम का राज, जहां किसी की जिंदगी में कोई गम ना हो, ना आगड़े की बात की, ना पिछड़े की बात की, ना छोटे की बात की, ना बड़े की बात की। सबके लिए उन्होंने कहा कि किसी की जिंदगी में कोई गम ना हो, ऐसा राज होना चाहिए। और ऐसा राज तब आएगा जब सरदार वल्लभ भाई पटेल के वंशज, जब चौधरी महाराज सिंह जी के वंशज, जब सम्राट अशोक के वंशज, जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग, जब मानवर काशीराम साहब को मानने वाले लोग, जब महामना राम सुवर्मा जी को मानने वाले लोग, ये तमाम लोग एक माला में पिरो के शक्ति बनाएंगे, तब ये बात आएगी। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो मैं तो भाईचारा बनाने के लिए निकलूं, और मेरा विश्वास है आपके भरोसे, मेरे पास आपके अलावा क्या अच्छा बता, मेरे पास तो कुछ नहीं आपके अलावा। मेरी तो ताकत आप हो, मेरी तो हिम्मत आप हो। और जब मैं इस लड़ाई को लड़ने जाता हूं तो पहले तो जेल ही काटनी पड़ती थी, मुकदमे झेलने पड़ा, तो गोलियां खाने लगे। ये गोली वोली मेरा रास्ता नहीं रोक सकती, मेरी बात को आप याद रखें। मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद है। दोबारा सुनो कौन सा, क्या मेरा नाम? एक बार मरूंगा, बार बार नहीं मरूंगा, लेकिन जब मरूंगा मेरे खून के एक बूंद इनकलाब लाएगी, मेरी बात को आप याद रखें। और गोली मौत ये तो आनी है। बुद्ध ने कहा कि मृत्यु अटल सत्य है, इसकी परवाह नहीं करेंगे लगता है, लेकिन जब तक जी रहे हैं तो इतिहास बनाते जाएंगे। वो इतिहास जिससे अपने लोगों को, कमजोर हक वंचित समाज के लोगों को अपनापन महसूस हो, उनकी जिंदगी में बदलाव। आप सब लोग फतेहपुर के मेरे साथियों, आसपास से आए मेरे साथ, मेरी बच्चियां वहां खड़ी थी, मैं बहुत देर से देख रहा था। खड़ी होगी, जब बेटियां खड़ी होती मुझे तकलीफ होती, जब बहनें खड़ी होती तकलीफ होती मेरी। मैंने घर से सीखा है, हमारे महापुरुषों ने भी कहा, बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा कि मैं किसी भी समाज की तरक्की उस समाज में रहने वाली महिलाओं की तरक्की से मांगता हूँ। आपको समझना चाहिए, अगर आपके आसपास कोई बहन खड़ी है तो ये बहुत सम्मान का काम नहीं। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो अपनी कुर्सी उसको दो और खुद दूसरी जगह खड़े हो जाओ या बैठ जाओ। लेकिन अगर आपके रहते फिर आपकी जवानी का क्या फायदा कि कोई माँ खड़ी हो, कोई बहन खड़ी हो। मैं इस बात को अच्छा नहीं मानता। मैं उसको गुड़िया को देख रहा था, उनके आसपास 2-3 गुड़िया और थी, बीच में उसने गोद में भी किसी को ले रखा था। मुझे अंदर से दिक्कत हो रही थी कि एक आदमी के अंदर भी मिशनरी भाव वहाँ आसपास नहीं जाग रहा है, जो अपनी कुर्सी बच्चों को दे दे कि भाई बेटा आप बैठ जाओ, धीरे धीरे सीख जाओगे। बहुत उम्मीदें लोग के घर से निकले हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाले कल में अनुशासन से काम करके आप अपनी ताकत बनाओगे। और मैं उनको भी चैलेंज करता हूँ जो बड़ा दुष्प्रचार कर रहे थे। हालांकि मैं इन विषयों पे बोलता नहीं, ये मेरा काम नहीं, मैं अपनी शक्ति से वाकिफ हूँ। जो बड़ा दुष्प्रचार कर रहे थे कि साहब हम तो झंडा लगाएंगे, हम तो कुर्सी पे बैठेंगे, सामने कोई और बैठेगा, हम तो झंडा ही ढोते आ रहे हैं। काश कभी झंडा ढोया होता आप लोगों ने, स्वाभिमान का झंडा, भाईचारे का झंडा। काश कभी आपने कोशिश की होती कि बटी हुई ताकतें एकजुट हो जाए। मेरी एक बात को याद रखना, आपको मेरे ऊपर भरोसा है? हाथ खड़े करो जिनको भरोसा है। क्या मैं आपको किसी गलत रास्ते पे ले जा सकता हूं? तो जहां मेरा नाम जुड़ गया वहां आपका सम्मान जुड़ गया, नहीं जुड़ गया बताओ? फिर किसी दूसरे की सलाह की जरूरत है आपको? हाँ, मैं उनको भी ये कहना चाहता हूं, समझदार बनो। एक जाति से, एक वर्ग से कोई लड़ाई नहीं जीती जा सकती जब तक बहुजन समाज, दुश्मन भी चाहता है बहुजन समाज एकजुट ना हो, और आप भी ऐसे ही काम करते तो आप और दुश्मन में क्या फर्क है? मैं पुनः उन सब साथियों का जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से कार्यक्रम कराया, जिन्होंने यहाँ रह रहे के, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य से है, सम्राट अशोक से है, तो मैं आज अपने उन पुरखों को भी याद करता हूँ। मैं याद करता हूँ बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा जी को। मैं याद करता हूँ महामना रामसु वर्मा जी को। मैं याद करता हूँ महाराजा बिजली पासी जी को। मैं याद करता हूँ सर छोटू राम को। मैं याद करता हूँ राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले को। मैं याद करता हूँ छत्रपति साहू जी महाराज को। मैं याद करता हूँ छत्रपति शिवाजी महाराज को। मैं याद करता हूँ माँ फूलन देवी को। मैं याद करता हूँ बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को, जननायक कपूरी ठाकुर को, संत राम प्रजापति को, बाबू शिवदयाल चौरसिया जी को,
मैं याद करता हूँ मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि जी को, संत गाडगे जी महाराज को, वीपी सिंह जी को, और मैं याद करता हूँ मेरे गुरु मान्यवर साहब श्री काशीराम जी को। मैं सभी महान्यायिकों को भी आज जो महानायिका हमारे यहाँ जन्मी है, माँ अवंतिका बाई लोधी, माँ झलकारी बाई कोरी, माँ उदा देवी पासी, माँ रमाबाई, माँ सावित्रीबाई फूले, मैं उन सब वीरांगनाओं को भी याद करता हूँ। बहुत शानदार मंच, इस मंच पर उपस्थित भाई नीरज पटेल जी, बहुत ही हम सबके बड़े आदरणीय रामेश्वर पवन जी, उत्तर प्रदेश की विधानसभा के बहुत ही शानदार विधायक, और मेरे भाई आर.के. वर्मा जी, मेरे साथ चल के आए सौरभ किशोर जी, कौशल जी, इस कार्यक्रम में अपना योगदान देने वाले, और उसके अलावा भी बहुत से सम्मानित नेतागण, सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक नेता, समाज का नेतृत्व करने वाले बहुत ही जिम्मेदार साथी सब मंच पर बैठे हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद और अभिवादन करता हूं। साथ में कार्यक्रम को संचालन कर रहे भाई डॉक्टर अनु पटेल जी, कार्यक्रम के सहयोग अर्पित पटेल जी, सतनाम गौतम जी सहयोगी, शिव कुमार जी, संजय वर्मा जी, आनंद जाटव जी, अवधेश पहलवान जी, प्रदीप गौतम जी, धर्मेंद्र चौधरी जी, मेघराज सिंह, राजेश पाटिल जी, प्रियांशु गौतम जी, शिवबरन रावत जी, नरेंद्र टाइगर जी, दिनेश गौतम जी, सत्येंद्र गौतम जी, सुरेश कोरी जी और गोरे पासी जी। मैं इन सब भाइयों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने ये ऐतिहासिक कार्यक्रम किया और मुझे यहाँ बुलाया। हालांकि ये बात भी सत्य है कि उपचुनाव चल रहे हैं,